अस्सलामुअलैकुम। तो अब हमने अपना एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखिएगा, दो चीज़ों को हम जब मिलाते हैं तो कोई एक तीसरी चीज़ आती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाय बनाना चाहते हैं और वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? चाय। बेसिकली देखा जाए तो दूध और पत्ती का, है ना। दूध मिलाओ पत्ती मिलाओ चाय बनती है। तो इसी तरह से दूध और पानी मिलाओ तो भी एक चाय बनती है, लेकिन वो कावा होती है। तो इसी तरह से हमारे पास वेक्टर में भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टरों को जब हम मल्टीप्लाई करें और आंसर ऐसी क्वांटिटी निकल आए जो कि स्केलर हो, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो वो वेक्टर कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर्स ही होंगे हमेशा मल्टीप्लाई होने में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर एक स्केलर, नहीं, जब भी मल्टीप्लाई होंगे दो वेक्टर ही होंगे। अब ये बिल्कुल एक छोटा सा नाम है स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ए से लेकर जेड तक समझते हैं। अच्छा, आज हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर करना है, ज़रा इसको भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता हो। पूरा हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आज दो पेज हमने कवर करने हैं, पेज नंबर 38 और न्यूमेरिकल भी करना है। अच्छा, न्यूमेरिकल भी है इसमें, और 39। अच्छा, अब आगे शुरू करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर को प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं। मतलब वेक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं, उन दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब कैसे स्केलर प्रोडक्ट समझें। आपने लिया फोर्स, ठीक है, और आपने उसका फोर्स को मल्टीप्लाई कराया डी के साथ, आपके पास एक क्वांटिटी आ गई वर्क। तो ये आपके पास एक स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया। आपने फोर्स लिया दोबारा और आपने लिया मूवमेंट आर्म, आर से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो इसको बोला जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये आपका हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हो। क्रॉस इसलिए क्योंकि यहाँ क्रॉस आ रहा है, और इसे आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट इसीलिए क्योंकि यहाँ डॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप समझ सकते हो ना, दो चीज़ों को मिलकर जो बना हो या ज़्यादा चीज़ों को मिलकर। आज हमने डिटेल में समझना है स्केलर प्रोडक्ट को, कि स्केलर प्रोडक्ट होता कैसे और उसको काम कैसे कराया जाता है। देखो, डेफिनेशन वाज़ेह है। व्हेन टू वेक्टर, दो वेक्टर, ये वर्क भी, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ये फोर्स भी वेक्टर है, मूवमेंट आर्म भी वेक्टर है, लेकिन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल क्यों कह रहे हैं ये अभी मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास है वेक्टर ए, ये है आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, जिसे आप फोर्स कह सकते हो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, बल्कि से डिस्प्लेसमेंट कह लो। ये है आपके पास वेक्टर बी। तो आपके पास एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और ये बी जो है आपके पास फोर्स ले लो आप इसको, ठीक है। याद रखना, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में बी डॉट ए लो या ए डॉट बी लो, आंसर सेम आएगा। इसकी खसूसियत है, वो क्यों अभी पता चल जाएगा। आपके पास एक वेक्टर है ए, आपके पास एक वेक्टर था बी। अब इस बी वेक्टर को आपने पैरेलल बनाना है। पैरेलल कैसे बनेगा? अगर आप इसके साथ एंगल ले आओ तो ये पैरेलल बन जाएगा। आपके पास क्या है? ए डॉट बी, ए बी वेक्टर बी बी वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जब आप बी का कॉस थीटा लोगे तो बी आपके पास क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जब ही यहाँ पर इन्होंने कहा व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देयर रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी स्केलर, दैट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। कहते क्या हैं? आपके पास दो वेक्टर हैं, वो दोनों पैरेलल हैं। अब आप बोलोगे सर ए और बी पैरेलल नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूँगा पैरेलल नहीं है, लेकिन जब आप बी के साथ कॉस थीटा ले रहे हो तो बी आपके पास पैरेलल हो जाएगा। याद रखना, अगर कोई भी पूछ ले कि बी आपके पास पैरेलल नहीं है, एंगल बना रहा है, लेकिन जब आप उसको एंगल सॉल्व कर लोगे कॉस के साथ तो वो भी पैरेलल हो जाएगा
वो कोई ख़ास एंगल उस वक़्त नहीं बनाएगा अलग से, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब इसको आगे ज़रा मूव कराते हैं, यानी इसको आगे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो हमारे पास ये आ गया ए डॉट बी, या यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ भी है। अच्छा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी, वेक्टर का साइन ज़रूर बनाना, ए बी कॉस थीटा। याद रखना यहाँ पर ए और बी से मुराद उनके मैग्नीट्यूड ही हैं, अगर वो उसमें दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो। अच्छा, अब प्रोजेक्शन का क्या चक्कर है, प्रोजेक्शन का चक्कर समझो। देखो, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझा ज़रूर था, लेकिन मैंने कहा था कि इसको मैं आपको उसमें समझा दूंगा, क्या कहते हैं, उसमें समझा दूंगा फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और देखो, एक डायग्राम आपको इन्होंने फिगर बना के दी हुई है, जो क्या है 2.12 कर। अच्छा, अब देखो, वो ग्राफ में ऐसे बनी हुई है, आपके पास एक वेक्टर है ए, नहीं, एक वेक्टर है बी, ठीक है, और ये वेक्टर है आपके पास बी। अब आपने जब इसका एंगल लिया, इस वेक्टर का जब आपने एंगल लिया, तो फिर ये वाला जो वेक्टर है वो पैरेलल हो गया ए के, ए वेक्टर के। तो देखा, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि एंगल नहीं बन रहा कोई भी, इन दोनों वेक्टरों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, तो पैरेलल हो गया। तो ये डायग्राम ये बता रही है कि आपने इस वेक्टर को ऐसे रखकर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। पहले आपने ए वेक्टर रखा, फिर बी, और इसको आपस में सॉल्व कर दिया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि बी है आपके पास ऊपर, तो बी की प्रोजेक्शन ए पे गिर रही है। अब प्रोजेक्शन से क्या मतलब है कि आपको बी को पैरेलल करना है। यहाँ पर प्रोजेक्शन से कुछ और मुराद नहीं है, प्रोजेक्शन से यही मुराद है कि आपने बी को पैरेलल करना है, आपने कुछ भी कर अपना बी जो है उसे पैरेलल बनाना है, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये सॉल्व हो जाए। यानी आप बी को पैरेलल इसीलिए कर रहे हो ताकि वो ए और बी के पैरेलल आ जाए, और फिर आप ए डॉट बी ले लो, और फिर ए बी कॉस थीटा लिख लो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ याद रखना, चाहे ए डॉट बी लो या बी ए लो कॉस थीटा, ये बात सेम है, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो आखिर में तो इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई ही होना है ना, तो इसलिए आंसर सेम आएगा आपके पास। अच्छा, अब यह हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, और साथ ही साथ इन्होंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा सा मैं पढ़ भी देता हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज़ राइट हैंड। तो स्केलर प्रोडक्ट आप जब भी लिखोगे, वो कह रहे हैं कि डॉट लगा के लिखोगे, उसके बगैर लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। उसके बाद ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बुक से ही लिखी थी मैंने, तो वो बुक में लिखी हुई है। कहते हैं वेयर ए, फिर मैं आ जाता हूँ, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये 2.11 है, ठीक है। तो कहते हैं वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू अ कॉमन ओरिजिन। अच्छा, तो हमने क्या किया, ये बी अलग से बना हुआ था, हमने इसका कॉमन ओरिजिन बना दिया, यानी इसको उसके साथ रख दिया, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा यहाँ एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, अब देखो इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके पास एक है फोर्स F, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स ये होगी, ठीक है, फोर्स ये है, इन्होंने भी यही ली होगी फोर्स, हाँ फोर्स इन्होंने भी यही ली है, और ये एंगल है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी से। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट को हम फिजिकल क्वांटिटी से समझ रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं ओरिजिन। तो आप क्या चाहते हो, आप ये तो नहीं चाहते कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, आप चाहते हो सामने की तरफ फोर्स लगे। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट लोगे। कैसे, आपको पता है ये दोनों आपके पास आ गया F डॉट डी, है ना, आपके पास क्या आ गया F डॉट डी। अब आप यहाँ पर क्या ले लोगे, F डॉट डी की जगह क्या ले लोगे, F डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा लोगे तो इसका मतलब है कि F या तो फिर D वो पैरेलल हो जाएगा। बेसिकली ना ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी होनी चाहिए थी, ये इक्वेशन फिर ऐसे लिखी हुई होनी चाहिए थी कि F इधर D इधर, इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से तो गलती होगी, तो इन्होंने सही लिखा हुआ है कि ये ऐसे और ऐसे, ठीक है।
तो ये फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगेगी, तो हमारे पास ये फोर्स पैरेलल हो जाएगी डी के। अब डी के अगर हमें पैरेलल दिखानी है फोर्स को, तो कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एफ डी इज इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो जब एफ कॉस थीटा लिखेंगे यानी हम इसको एफ कॉस थीटा लेने के बाद पैरेलल बना देंगे। ठीक है, एफ कॉस थीटा लेने के बाद ये पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये एफ डॉट डी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के, है ना। तो ये आ गया आपके पास एफ को ही पहले लिख लो, एफ डॉट डी ऐसे लिख लो, या चाहो तो ऐसे लिख लो एफ डी कॉस थीटा और करके लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा। चाहे जिस तरह से चाहो अपना आंसर गिवन करो, एक्सेप्टेबल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। और एंगल किसके दरमियान बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बन रहा है एंगल। डी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी ना आगे की तरफ, इसलिए। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि है वर्क एग्जाम्पल 1। वर्क एग्जाम्पल 2.1 पहले ही आया ही है इसके अंदर। अच्छा, गिवन डेटा देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा और फिर 2 फाइंड करेंगे हम। अब इसी तरह की चीज़ आप सेम मैथमेटिक्स में कर चुके हो। आपको एक वेक्टर कहा हुआ है ए, अब वो ए वेक्टर क्या है आपको नहीं पता, तो उन्होंने कहा ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। और फिर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है बी, 3i माइनस 4j माइनस 2k। ठीक है, आपने क्या पता करना है, आपने इनका डॉट प्रोडक्ट पता करना है, ए डॉट बी पता करना है। अच्छा, सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका। अच्छा देखो, ए डॉट बी कैसे पता होगा इनका, पहले तो आप लिखोगे ए डॉट बी, उसके बाद पहले ए वेक्टर लिखोगे। ए वेक्टर क्या है आपके पास, i माइनस 2j। मैथ में हम इसे सॉल्व करना सीख चुके हैं, यहाँ हम अगेन कर रहे हैं कि डॉट ले लो बीच में। उसके बाद 3i प्लस माइनस है माइनस 4j माइनस 2k। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब इन्हें ज़रा मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ये वेक्टर्स हैं तो इसके ऊपर ये बनेगा, या तो बना दिए, ये भी चाहो तो इसके ऊपर भी ये आएगा। वर्क के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं बनाइएगा, क्योंकि वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इन्होंने नहीं बनाया हुआ ये चीज़, ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 i डॉट आई, और i को i के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया 8j डॉट j माइनस प्लस माइनस 2k डॉट k। अब यहाँ पर ज़रा देखो, हमेशा ये बात याद रखना, अपने पास लिख लो हेयर, ये बात अपने पास लिख लो कि i डॉट आई इक्वल टू 1, j डॉट j, ये वो कपड़े वाला j डॉट j नहीं है, ये j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1। ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन i डॉट j ये जो है वो 1 नहीं होगा, 0 होगा। अब j डॉट k ये भी 1 नहीं होगा, 0 होगा। और इसी तरह से i डॉट k ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप बोलते हो ना i डॉट आई, तो इसका मतलब है कि i भी पैरेलल है और j भी पैरेलल है। इसका मतलब होता है i डॉट आई, i भी पैरेलल है, j भी पैरेलल है, तो ये 1 हो गया। लेकिन अब जब आप बोलते हो ना i डॉट j, यानी i पैरेलल है, j परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिर तो ये 0 होगा ना। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अगर कॉस थीटा में 90 पुट करोगे तो 0 आएगा। अब ये कैसे, ज़रा इसको समझो। i डॉट आई का मतलब होता है यहाँ पर कॉस थीटा, और i डॉट j का मतलब होता है यहाँ पर कॉस थीटा। डॉट है यानी 0 एंगल होगा, तो 0 एंगल आपके पास 1 के बराबर होता है। और अगर 90 है तो यानी ये आपके पास 0 के बराबर होगा। ये इस तरह से होता है।
कभी ये लिखी नहीं जाती है बात, लेकिन ये इस तरह से गिवन किया जाता है। तो इसको अपने पास लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। ये मैंने इजाफी समझाया था, बाकी ये जो चीज़ है वो तो अपने पास लिखे रखो। अच्छा, अब आगे देखो, आगे क्या करना है आगे मैंने ये करना है कि ए डॉट बी 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। 8 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया। 3 + 8 11 -2 डायरेक्ट आपके पास दोबारा आ जाएगा 9। अच्छा, इसको ज़रा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। मैं भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करता हूँ, देखो मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 3 + 8 - 2 9, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा था पीछे भी, तो ये हमारा आंसर है 9। अब यूनिट क्या है वो हमें नहीं पता, कुछ यूनिट भी आना चाहिए था इसका, तो यहाँ आप लिख दो एक कोई यूनिट भी आएगा, हमें नहीं पता। तो ये इसका तरीका था सॉल्व करने का, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि वहाँ नहीं, यहाँ ही करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही जाती हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल पहले दे दिया था तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, ठीक है, अपने पास हेडिंग डालो ज़रा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियत। ये चीज़ आपको स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा देखने के लिए मिलेगी। अब सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है, द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ इररेलेवेंट, इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? सबसे पहले बात वो बोलना है, चाहे तो a डॉट बी ले लो या b डॉट a ले लो, आंसर आपके पास सेम आएगा। ये आपके पास होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब दूसरे में क्या कहते हैं वो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब देखो यहाँ पर आपके पास है a डॉट बी, a और b कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, लेकिन थीटा आपके पास 90 है, तो a डॉट बी आपके पास क्या आएगा? बिल्कुल सही, कॉस थीटा 90 0 होता है, तो a डॉट बी आपके पास आ रहा है 0। अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो कभी भी b वेक्टर पैरेलल होगा ही नहीं a वेक्टर के, तो आंसर मस्ट बी 0 रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, आंसर फिर मस्ट बी 0 आएगा, आंसर मस्ट बी 0 आएगा आपके पास। तो ये दूसरा था। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है तो देखो यही चीज़ यहाँ पर भी कही है इन्होंने, कि अगर यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर में दिए जाएंगे आपको वेक्टर्स, हमेशा दिए जाते हैं यूनिट वेक्टर में, तो i डॉट आई इक्वल टू 1, j डॉट जे यूनिट वेक्टर है तो कैप ज़रूर लगेगा, सब पे लगाया हुआ ना, हाँ लगाया हुआ, ये 1 लगेगा, k डॉट के 1 आएगा, ठीक है। मैंने अभी समझा दिया था वहाँ पर न्यूमेरिकल करवाते हुए कि कैसे वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे थे। अच्छा, अब तीसरे केस में कहते हैं, अच्छा जो ये मैंने केस लिखा है ये नीचे वाला है, इससे पहले वाला केस इन्होंने परपेंडिकुलर वाला बताया हुआ है। अच्छा, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर भी देख लो। अब ये तो समझ में आ गया था आई जे के इस तरह से लिखे हुए हो तो 1 1 हो, और वहाँ पे मैंने लिख भी दिया था पहले ही आई और ये जे हो, तो ये क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई और जे परपेंडिकुलर है, तो फिर 0 देंगे आपको। ये लिख लो इसको यहाँ पर साफ सुथरा करके, आई जे 0। अच्छा, जे डॉट के 0, के डॉट आई, यहाँ आई डॉट के लिख लो, के डॉट आई लिख लो, एक ही बात है, 0 आएगा। इसको आई डॉट के लिखो या के डॉट आई, 0 ही रहेगा, याद रखना। अच्छा, अब चौथे वाले पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट बल्कि तीसरा था ये, चौथा पॉइंट, अगर आपके पास एंगल 0 आ रहा है तो a डॉट बी वो मैक्सिमम आएगा। कैसे?
देखो ए डॉट बी है आपके पास, तो आपने लिखा ए बी और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए डॉट बी। ये हमेशा ऐसे ही होगा, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो ये कॉस थीटा 0 के बराबर होता है, तो ए डॉट बी मैक्सिमम आ रहा है ए बी के आपके पास, यानी 1 आएगा, यानी यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है। और 1 आने का मतलब है कि ए बी मैक्सिमम होगा आपके पास, ए बी आपके पास मैक्सिमम होगा। अब यहाँ आ जाओ पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। पांचवा पॉइंट, आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि आई भी पैरेलल है और दूसरा जो वेक्टर है वो भी पैरेलल है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम ही देगा ना। देखिए जैसे यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है कि पूरी आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, ए बी पूरी तरह मल्टीप्लाई हो गया। अब एक और केस कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या आएगा आपके पास, इसको इस तरह समझो। एक वेक्टर है ए इस तरह और दूसरा वेक्टर है बी इस तरह, ए और बी, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 का बनेगा। क्यों 180 का बन रहा है? क्योंकि एक यूं जा रहा है एक यूं जा रहा है, तो भाई 180 आएगा। तो याद रखना ए बी इस सिचुएशन में आपके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। कॉस 180, कॉस 180 आपके पास आता है नेगेटिव ए बी। अगर इसको यहाँ नेगेटिव नहीं लिखना चाह रहे तो -1 यहाँ करके लिख लो, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना अपने पास। और इसमें देखो लिखा हुआ भी है कि एंड फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल क्या? एक ही साथ तो हों लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो, ऐसे बन रहे हो, इस तरफ और एक इस तरफ, तो उसे एंटी पैरेलल कहते हैं। कहते हैं ना ये एंटी है, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ है, मुखालिफ। तो देखो ये ए और बी, ए इस तरफ जा रहा है बी इस तरफ जा रहा है, तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना एक दूसरे के, तो एंटी हो गया ये आपके पास, एंटी। अच्छा, अब वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करा दो, मतलब ए है आपके पास और ए के साथ ही उसका डॉट ले लो, तो क्या होगा आपके पास? तो ये आपके पास ए और ये भी ए, कॉस थीटा 0। तो ए डॉट ए आपके पास इस सिचुएशन में ए का स्क्वायर आ जाएगा मैक्सिमम। आखिरी, अब आखिरी वाला बड़ा इन्होंने आई जे के की फॉर्म में लिख के दे दिया। आपके पास अगर ए डॉट बी हो, ठीक है, ए डॉट बी हो, ए एक्स है और ये आई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस ए वाई होगा और जे ऐसे लिखा हुआ होगा, ए जेड होगा और के ऐसे लिखा हुआ होगा। वेक्टर हेड जरूर आना, कैप जरूर आना चाहिए। और डॉट हो रहा होगा बी के साथ। देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ लिखा है। बी एक्स होगा और आई हो रहा होगा, बी वाई होगा और जे हो रहा होगा, बी जेड होगा और के हो रहा होगा, छोटा सा करके लिखा, ठीक है। तो ए डॉट बी आपके पास क्या आएगा सिचुएशन में? ए और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और आई डॉट आई, समझ गए? आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी वाई हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, जे डॉट जे, प्लस ए जेड हो जाएगा और बी जेड हो जाएगा, के डॉट के। तो ए बी क्या आ गया आपके पास? ए एक्स, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ए वाई थोड़ा छोटा करके लिखो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है भाई वो कंप्लीट हुआ। काफ़ी बड़ा और लेंदी कॉन्सेप्ट था, मेरे बालों का हाल पता नहीं क्या हो गया खड़े खड़े। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ।
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में जाकर इसे समझा दिया आप लोगों को। समझ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।